मुझे आप जैसी जेठानी मिली, मुझे बहुत खुशी है, जो सही और गलत के बीच में खड़ी होती है। माँ जी ने अपनी पोती को खत्म करने के लिए पहले नहीं सोचा, तो अब किस बात की रट लगा के रखी है। सुमन, निधि, पूजा, प्रीति और दिव्या पांचों कल्पना की बहुएं थी। लेकिन कल्पना अपनी पांचों बहुओं से बहुत परेशान थी, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई भी मां नहीं बनी थी। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं आराम से सोफे पर बैठकर बातें कर रही होती है। तभी कल्पना वहां पर आ जाती है और पांचों को देखकर गुस्से में बोलती है, तुम पांचों में जरा भी शर्म नहीं है ना? मैं यहाँ ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मुझे मेरा पोता कब देखने को मिलेगा, लेकिन तुम पांचों तो ऐसे आराम में हो जैसे किसी को भी बच्चा ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम कर भी क्या सकते हैं। ये सब भगवान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम पांचों नहीं चाहोगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो, ये बाकी की चारों बहुएं ने तो अब तक मुझे निराश किया हुआ है, लेकिन दिव्या, तू तो अभी नई शादी करके आई है ना, तू तो कम से कम बच्चे के बारे में सोच। माँ जी, अभी तो हमारी शादी हुई है और इतनी जल्दी बच्चा? हम तो अभी बच्चे के लिए रेडी भी नहीं है। हाँ तो रेडी हो जाना। देख, मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख लूँ। अगर मैं बिना पोते का मुंह देखे ही मर गई ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ, आप मरने की बात क्यों करती हो? आपको पता है ना हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं, और फिर भी आप ऐसे मरने की बात कर रही हो। अरे हमारे बारे में तो सोचा होता ना। जब तुम सब मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हो तो मुझसे किस बात की उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? तुम पांचों मेरी बहुएं हो और तुम पांचों को ही अपनी सास की बात को मानना पड़ेगा। माँ जी, ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान जी चाहेंगे तो हम माँ जरूर बनेंगे और आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी, वरना आगे का तो भगवान ही जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा है। माँ जी, मैं ये सोच रही थी, अब तक हम चारों को तो बच्चा हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम चारों ही बच्चा गोद ले लेते हैं। इससे आपको पोता भी मिल जाएगा और हमें माँ बनने का सुख भी। बस बहू, आज तो तूने ये बात बोल दी, लेकिन आगे कभी गलती से भी ये बात अपनी जुबान पर ना लाइयो, वरना तू इस घर में नहीं रह पाएगी। और रही बात माँ बनने की, तो मुझे अपना ही पोता चाहिए, कोई सड़क से उठाया हुआ नहीं। अगर तुम मुझे पोता नहीं दे पाओगी तो मैं भी तुम्हें अपनी बहू ज्यादा दिन तक नहीं मान पाऊंगी। इसलिए समझा रही हूँ, अगर कोई दिक्कत भी हो तो उसे डॉक्टर को दिखा दो। कल्पना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कल्पना अपनी पांचों बहुओं को हमेशा ही बच्चा करने के लिए दबाव देती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद आस पड़ोस वाले भी ताने देने लगते हैं और उनके ताने सुनकर पूजा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पूजा को रोता देख दिव्या बाकी सभी बहुओं के साथ पूजा के कमरे में जाती है। तभी सुमन कहती है, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? दीदी, अब तो बाहर वाले भी ताना देने लगे हैं। मुझे पता है कि हम पांचों भवे अभी बच्चा क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात मोहल्ले वालों को हम कैसे समझाएं? देखो, मैं किसी पर कोई दबाव नहीं बना रही हूँ। अगर तुम लोग बच्चा करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन बस मैं माँ जी से तंग हूँ। मैं सुमन दीदी की बात से सहमत हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, सुमन दीदी माँ बनने वाली थी, और जब ये बात माँ जी को पता चली कि सुमन दीदी के पेट में एक लड़की है तो उन्होंने जबरदस्ती सुमन दीदी का बच्चा गिरवा दिया। और तब से ही मैंने ये ठान लिया था कि माँ जी के सीने में दिल नहीं है, तो पोते का मुंह देखने के लिए अब वो तरसती रहे, और यही वजह है कि अब तक मैंने कोई बच्चा नहीं किया। मैं भी सहमत हूँ। सुमन दीदी का बच्चा माँ जी ने गिरवा दिया था, तो वो हमारे बच्चे के बारे में 2 बार सोचने वाली भी नहीं है। वो करेंगी तो फिर भी अपने मन की ही ना। हाँ, आप सब सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं करना है बच्चा। मुझे आप जैसी जेठानी मिली, मुझे बहुत खुशी है, जो सही और गलत के बीच में खड़ी होती है। माँ जी ने अपनी पोती को खत्म करने के लिए पहले नहीं सोचा, तो अब किस बात की रट लगा के रखी है। पांचों बहुएं माँ तो बन सकती थी, लेकिन वो पांचों बस कल्पना की वजह से अब तक बच्चा नहीं कर रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। अरे सुमन बहू, क्या हुआ तुझे? कोई है? देखो जरा, सुमन को चक्कर आ गए हैं। सुमन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। घर में सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हर कोई सुमन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। ये देखकर सुमन अपनी चारों देवरानियों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको हमेशा अपना दुख बताया है
और तुम चारों ने बस मेरी बात का सम्मान रखा, इसलिए बच्चा नहीं किया और आज मैं खुद ही माँ बनने वाली हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं पहले आपके लिए कभी बोल नहीं पाई, इसका अफसोस मुझे आज तक है। और आप माँ बनने वाली हो। आपके पेट में पल रहा बच्चा बस आपका नहीं, मेरा भी है। और हमारा भी है। दीदी शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप माँ बनने वाली हो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी अब माँ बनने वाली हैं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल मैं ही करूँगी। दीदी, आप ये मत सोचो कि हमें गलत लग रहा है या हमें बुरा लग रहा है। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हम बहुत खुश हैं। आप इस बात की चिंता मत करना कि पहले जैसा कुछ होगा। पहले आप अकेली थी, लेकिन अब हम साथ हैं और एक दूसरे की ताकत है और हम एक दूसरे का साथ जरूर देंगे। सच में मेरी देवरानियां लाखों में एक है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी देवरानी हो मेरी। हर कोई सुमन का दिल से ख्याल रखने लगता है। कुछ दिनों बाद कल्पना घर वालों की नजरों से बचकर सुमन को लेकर जा ही रही होती है कि तभी दिव्या देख लेती है। माँ जी, आप दीदी को कहाँ लेके जा रही हैं? पता है ना, गर्भवती हैं वो। आप उन्हें बाहर जितना कम ले जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। माँ और बच्चे को जल्दी ही नजर लगती है। मैं तेरी सास हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है और मैं किसी काम के लिए इसे लेकर जा रही हूँ। हाँ, तो वो काम मुझे बता दो। छोड़ो, एक काम करती हूँ, मैं ही चलती हूँ आपके साथ। जरूर आप दीदी को ना मंदिर लेके जा रही होंगी, इसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगी। एक बार कह दिया ना कि तू कहीं नहीं जा सकती है, तो तू क्यों जबरदस्ती कर रही है? मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ। अब पता चल गया ना, तो अब मेरे रास्ते से हट जा। बाकी बहुएं आती हैं। नहीं माँ जी। क्या नहीं? माँ जी, हमें पता है कि आप दीदी को कहाँ और क्यों लेकर जा रही हो, इसलिए जो गलती पहले की थी अब वो दोबारा मत कर देना। अगर गलती दोबारा हुई माँ जी, तो आपकी बहुएं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगी। अपनी बहुओं की धमकी से कल्पना चुप हो जाती है और कई महीने निकल जाते हैं। कल्पना बस कोशिश करती रहती, लेकिन पांचों बहुओं के आगे कल्पना की नहीं चलती। कुछ दिनों बाद सुमन एक लड़की को जन्म देती है। पांचों बहुओं के लिए जैसे ये पहला ही बच्चा हो, सब उसका ध्यान बहुत रखते हैं। एक दिन सब सो रहे होते हैं तो कल्पना सुमन की बेटी को अपनी गोद में ले लेती है। आज तक मैंने हमेशा ही पोते की आस लगाई, लेकिन पोती का सुख भी पोते से कम नहीं है। भगवान, शायद मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। कल्पना बच्चे को खिला ही रही होती है कि तभी वो रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर पांचों बहुएं तुरंत आ जाती हैं। माँ जी, आप हमारी बेटी के साथ कर क्या रही थी? देखिए, आप जो भी कर रही थी अभी बता दो, वरना अगर हमने कुछ किया ना तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बस करो, पांचों बहुओं का एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चा मेरी पोती है। मैंने पहले गलती की थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल्पना की बात सुनकर अब पांचों बहुएं चैन की सांस लेती हैं। आखिर एक बच्चे की 5 माएं जो थी। अरे तुमने ये क्या कर दिया गवार लड़की? दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं तुम्हारे अंदर? लेकिन जीजी, आपने ही तो कहा था कि गंदा हो गया है और साफ करना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था क्या कुछ करने को? नहीं ना? फिर क्यों किया तुमने ये सब? गंवार कहीं की, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दोबारा दिख मत जाना। अब मुझे पता नहीं किस आफत को लेकर आए हैं पिताजी घर में। नंदिनी शहर में अपने माँ और पिताजी के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन। माँ, मैंने सुना है हमारा भी गांव में घर है, लेकिन पिताजी आज तक हमें लेकर क्यों नहीं गए? आज पिताजी को आने दीजिए, मैं उनसे ही पूछ लूंगी। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। उनको गांव के बारे में कुछ मत कहना। अगर उन्होंने गांव के बारे में सुन लिया तो वो गांव में जाने की जिद करने लगेंगे, क्योंकि वो गांव से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ माँ, इसी बहाने हम भी गांव घूमकर आ जाएंगे। मुझे भी देखने को मिलेगा हमारा गांव कैसा है। हमारे कॉलेज में भी सभी अपने अपने गांव की बात करते हैं, बस मैं ही हूँ अपने ग्रुप में जो गांव की बातें नहीं कर पाती। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन हर गांव की एक बात एक ही तरह की होती है। वहाँ आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। अगर आपने छोटे कपड़े पहन लिए तो वहाँ के लोग तुम्हें बहुत ताना मारेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं वहाँ सलवार पहन लूंगी, लेकिन मुझे भी गांव जाना है। वहाँ कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, ये सब देखना है। पता नहीं अचानक ऐसे कैसे तेरे दिमाग में गांव जाने का भूत चढ़ गया। ठीक है, तेरे पिताजी को आने दे, मैं बात करती हूँ उनसे, उसके बाद ही पता चलेगा। नंदिनी अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पिताजी सुभाष घर आते हैं, नंदिनी उन्हें पानी देती है।
पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हमारा कोई गांव है? वो क्या है ना, मेरे सभी दोस्त अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ बेटा, गांव में हमारा घर है, लेकिन क्या है ना, काम के चक्कर में कभी गांव जाना होता ही नहीं। और अब क्या करने जाऊँ, यही सोचकर चुप रह जाता हूँ। पिताजी, क्या हम इस साल की छुट्टी में गांव चले? वो क्या है, मुझे गांव घूमने का बड़ा मन हो रहा है। चलते हैं ना पिताजी? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरे भाई की बेटी झुमकी आ रही है। अगर हम लोग गांव जाएंगे इस समय तो अच्छा नहीं लगेगा उसे, लेकिन हाँ, हम उसके साथ गांव जरूर जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो आप पिताजी? मुझे नहीं लगता कि हम इस बार भी गांव जा पाएंगे। पता नहीं कौन कौन आ रहा है। पहले तो कभी नहीं आई, जब हमको गांव जाना था तभी किसी को आना होता है। हद है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो हमारे मेहमान है, वो जब तक चाहे तब तक रहे। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कब तक टिकती है हमारे घर में। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं, बस सोच रही हूँ कि चाचा की बेटी है, अच्छे से खातिर कर दूंगी। नंदिनी मन ही मन झुमकी को सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। अब सुभाष भी अपने भाई की बेटी को घर ले आता है। तभी झुमकी सुनीता और नंदिनी के पैर छूती है। ये देखकर नंदिनी बोलती है, अरे पागल हो क्या? मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तुम्हें बूढ़ी नजर आ रही हूँ क्या? ना हो जीजी, ऐसा काहे बोल रही हो? हमने कब कहा कि आप बुढ़ियाए गई हो? आप तो बहुत ज्यादा जवान हो। और ऊका है ना, हमारे गांव में अपने से 1 साल बड़े से भी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मैं और तुम तो शायद हम उम्र के हैं, तो पैर क्यों छुए मेरे? और हाँ, अगर मैं बड़ी भी हूँ तो भी मेरा पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शहर के हो ना तो ये सब ठीक नहीं लगता होगा। कोनो बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम हमें बताओगी। क्यों चाचा चाची, सही कहे ना? पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। और हाँ नंदिनी, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है ना? वो क्या है ना, घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है, तो कहीं मत जाना। क्या बात कर रही हो चाची? घर माँ को मेहमान आ रहे हैं और आपने हमका अभी तक बताया नहीं। को बताइए कि का काम करना है हमको। अरे पागल लड़की, तुम ही तो हो हमारे घर की मेहमान, तो तुम कैसे काम कर सकती हो? अरे का बात करत हो चाची, कैसे काम कर सकत है? अरे भगवान जी हमको 2 हाथ दिए हैं, हम उन्हें हाथन से सारे काम कर लेंगे, पर चाची को कोनो काम ना करन देंगे। लो माँ, मिल गई आपकी मन की बेटी जो आपकी मदद कर दे। मैं तो निकम्मी हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम तुमको भी घर का सारा काम सिखा दें। अरे उका है ना, हम बहुत स्पीड हैं काम सिखाने में। स्पीड या एक्सपर्ट? हाँ वही, समझ गए ना। चलो चाची, अब हमको रसोई दिखा दे। चूल्हा तो होगा ना उमा? उका है ना, हमको चूल्हा पे खाना बनाने की आदत है, हमारी माँ ने सिखाया था। हम स्टोव वगैरह पर खाना ना बना सकत। झुमकी की बातें सुनकर सुनीता बहुत हंसती है और झुमकी अपनी चाची का दिल जीत लेती है। एक दिन जब झुमकी टीवी देख रही थी, तभी वहाँ नंदिनी अपने फोन में कुछ वीडियोस देखते हुए आती है और उसे देख झुमकी कहती है, क्या बात है, जे का है इतना छोटा टीवी? अरे वाह, हमको भी शायद ऐसा ही टीवी लेना पड़ेगा। किधर भी चलते चलो और देखा चलो। ट्यूबलाइट कहीं की, ये फोन है, टीवी नहीं। कुछ भी बोलती है गवार कहीं की। तुम्हारे गांव में किसी के पास फोन नहीं है क्या? अरे है, हमारे घर में बाबूजी के पास फोन है, लेकिन ऐसा फोन नहीं है जिसमें से टीवी दिखत हो। उमा तो सिर्फ बात कर सकत है। अच्छा, वो डब्बे वाला फोन इस्तेमाल करते हो? हद है। सच कहते हैं लोग कि गांव के लोग सच में बहुत पीछे छूट गए हैं। अब इनको पता तक नहीं कि दुनिया में टच वाला फोन आ चुका है। हद है यार। का नाम बोला था? वैसे ये फोन वाह काम कैसे करत है? कोनो बटन है का? हमको कभी दो ना जे फोन पकड़ने के खातिर। कैसा लगत है, हम भी देखे उका चलाकर। हम अपने गांव जाकर सबको बताएंगे। अच्छा, तुम्हें मेरा फोन हाथ में लेकर देखना है? फिर कभी देती हूँ। मुझे जरा अपना फोन को साफ करना है, बहुत गंदा हो गया। अच्छे से साफ करूंगी। नंदिनी अपने फोन को साफ करने की बात कर ही रही होती है कि तभी सुनीता नंदिनी को आवाज लगाती है, नंदिनी जरा यहाँ तो आना। पता नहीं कब से ये लड़की फोन के अंदर देखे जा रही है। आजा, इधर काम है। आ रही हूँ माँ, बस अभी आई।
अगर मैंने तेरे हाथ में अब भी फोन देख लिया ना, तो सोच लेना आज तेरा एक दिन या तेरा फोन का। जब से हाथ में फोन आया है कभी रेस्ट नहीं दिया फोन को। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर फोन को वहीं झुमकी के सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। अरे हाँ, अभी अभी नंदनी कह रही थी कि फोन बहुत गंदा हुई गवा है, हमों का फोन धो दे, खुश हो जाएगी, शायद हमको फोन जल्दी छूने ना दे। हाँ, हम यही करत हैं, जल्दी से झुमकी काम पर लग जा। झुमकी फोन को पहले सर्फ में डुबोती है, फिर उसे ब्रश से घिसती है और धूप में सुखाने के लिए रख देती है कि इतने में नंदिनी अपना काम खत्म कर कर अपना फोन लेने आती है। लेकिन अपना फोन ना देखकर वो झुमकी से पूछती है, झुमकी, तुमने मेरा फोन देखा क्या? देखो ना, कहीं मिल नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे चिंता मत करो नंदनी, हमने ही तोरे फोन को धोकर मस्त सुखाकर धूप में रख दिया है। अरे तुमने ये क्या कर दिया गंवार लड़की? दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं तुम्हारे अंदर? लेकिन दीदी, आप ही तो कहत रही कि गंदा हो गया है, साफ करना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था क्या कुछ करने को? नहीं ना, फिर क्यों किया तुमने ये सब गंवार कहीं की? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा दिख मत जाना अब मुझे। पता नहीं किस आफत को लेकर आए हैं पिताजी घर में। नंदिनी गुस्से में झुमकी को बहुत कुछ बोल देती है और सुनीता भी झुमकी की गंवारपंती को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। रात भर सोचने के बाद अगली सुबह झुमकी नंदिनी के लिए गिफ्ट लेकर आती है। जे लीजिए हमारी तरफ से सॉरी वाला गिफ्ट, हमको माफ कर देना, लेकिन ऐसे गुस्सा काहे करत हो? तुम्हें कुछ पता है तुम कौन हो? तुम मेरी नए फोन खराब करने वाली आफत हो। अभी तो मुझे नया फोन मिला था, लेकिन अरे हमको साचो में माफ कर दो जीजी, जे सस्ता है लेकिन आपके खातिर एक नया फोन लाए हैं, आपको पसंद आया ना जे? हाँ ठीक है, जा सकती हो। बड़ी आई मेरे लिए नया फोन खरीदने वाली। नंदिनी के ऐसा बोलते ही सुनीता वहाँ आती है। पागल लड़की, इसने तेरे लिए अपने हाथ की सोने की चूड़ियां बेच दी, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और तेरे लिए इसने वो बेचकर फोन लिया, और तुझे कदर ही नहीं है उसकी। जैसे ही सुनीता झुमकी की सच्चाई बताती है, तभी नंदिनी झुमकी को गले लगा लेती है। तभी सुनीता भी झुमकी को उसके सोने की चूड़ियां देती है और ये देख झुमकी सभी को गले लगा लेती है। मेघा छड़ी के सहारे रास्ते पर जा ही रही होती है, तभी मेघा पर सुमित की नजर पड़ती है। सुमित वहीं खड़े होकर बस मेघा को ही देखे जा रहा था। मेघा जब तक सुमित की नजर से ओझल नहीं होती, तब तक सुमित उसे देखता ही रहता, और जब ओझल हो जाती तो सुमित भागते हुए उसके पास जाता है। लेकिन मेघा बस में बैठकर जा चुकी थी। सुमित अब खुद से बोलता है, इतनी खूबसूरत है ये, इसे देखकर तो मेरी नजर कहीं और जा ही नहीं रही। मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे बात करूँ तो करूँ कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर है कौन। कोई बात नहीं, अब तक तो मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया है, तो अब कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगा। सुमित को मेघा काफी अच्छी लगती है और अब वो हर रोज मेघा को फॉलो करने लगता है, मेघा के बारे में पता करने लगता है। मेघा अंधी थी, तब भी सुमित उससे दूर नहीं होता, बल्कि करीब ही जाता रहता है। कुछ दिनों बाद मेघा अपनी सहेली पूनम के साथ जा रही होती है, तो सुमित पूनम के बारे में भी पता करता है और पूनम को मिलने एक कैफे पे बुलाता है। जी कहिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, आप कुछ भी कहो, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि आप मेरी फ्रेंड मेघा को फॉलो कर रहे हो। वो अंधी है, अगर आप उसका फायदा उठाने के लिए या फिर उससे जुड़ी किसी बात के लिए बुलाया है तो कोई फायदा नहीं है। माफ करना, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, लेकिन मैं उसे कहने से डरता हूँ कि कैसा रिएक्ट करे वो, इसलिए ना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें मेघा क्यों पसंद है। मेघा सुंदर है, इसलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना, लेकिन तुम कोई पहले नहीं हो जिसने ये बात कही है। बस सुंदरता के लिए मेरी दोस्त से प्यार हो गया, लेकिन वो अंधी है और उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो आप उसे छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। जी मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मुझे पता है हर इंसान की अपनी फीलिंग होती है और मैं किसी की फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहता। मैं बस मेघा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब तक कई लड़कों ने
मेघा की खूबसूरती से प्यार किया है, लेकिन तुम पहले मिले जिसने ये कहा कि मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेघा इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। मेघा को आसानी से किसी पर भरोसा नहीं होता है। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम। सुमित की बात सुनकर पूनम भी उसका साथ देने लगती है। कुछ दिनों बाद पूनम मेघा को लेकर पार्क में जाती है। आज मौसम कितना अच्छा है ना। अच्छा हुआ मैं तुझे पार्क लेकर आ गई, वरना तू तो घर पर ही पड़ी रहती। चल वहाँ चलकर बैठते हैं बेंच पर। पूनम मेघा को लेकर उस बेंच पर जाती है जहाँ सुमित पहले से ही बैठा था। पूनम तभी मेघा से कहती है, अच्छा मेघा, एक बात तो बता, तू इतनी सुंदर है, हर लड़का तुझसे बात करना चाहता है, फिर तू किसी से भी बात क्यों नहीं करती है? अरे अब तो शादी कर ले। नहीं पूनम, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे अंधे होने पे मेरी कोई मदद नहीं करता है और बस मेरे खूबसूरत होने पर लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्या पता कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है ना जो सच में तुझसे प्यार करता हो सकता है, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं खुद अंधी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी मेरा जैसा ही हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ के आगे बढ़ सके। सुमित को मेघा की बातों से ये साफ पता चल ही गया था कि मेघा को अपने जैसे की ही तलाश है। अब कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है और मेघा की शादी सुमित से ही होती है। सुमित मेघा से शादी करके अपने घर आता है। मेघा, अब ये घर ना तुम्हारा भी है और तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सुमित, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मुझे अपनी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मेरी जिंदगी और खूबसूरत हो गई है। भगवान जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ और इसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे झूठ कह दिया कि मैं अंधा हूँ। अगर मैं झूठ नहीं कहता ना तो शायद कभी मेघा मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन सच बता दिया तो आप तो जानते हो ना कि ये मुझे छोड़ देगी और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। इसको तकलीफ नहीं देना चाहता, इसे दूर नहीं होना चाहता। भगवान जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बस आप इसका और मेरे साथ बनाए रखना। मेघा अब तक सुमित के झूठ से बिल्कुल अनजान थी। मेघा अपने नए घर में जैसे तैसे एडजस्ट कर रही थी, सब कुछ समझ रही थी। कुछ दिनों बाद मेघा अपने कमरे में जा रही होती है। मेघा को नहीं पता था कि जमीन पर कांच गिरा हुआ है। तभी वहाँ सुमित आता है और मेघा को पीछे करता है। मेघा संभल कर, यहाँ कांच है, अभी तुम्हारे पाँव में लग जाता तो। मुझे कांच कैसे लगता? तुम जो आ गए थे मुझे संभालने के लिए, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? हमेशा तुम मुझे संभालते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वैसे सुमित, यहाँ कांच गिरा था, तुम्हें कैसे पता चला? और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? मुझे तो लगा कि तुम हमारे कमरे में हो, तो ये सब कैसे हुआ? मेघा, वो मैं सुमित, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम भी तो अंधे ही हो ना, तो तुम्हें कैसे पता चला कि जमीन पे कांच गिरी हुई है? हाँ बनाता हूँ, मतलब बताता हूँ। हाँ, वो दरअसल पता है क्या हुआ था? वो मैं पानी पीने आया था और मुझसे गिलास गिर गया था और टूट गया था और मैं साफ करना भूल गया था। अभी अचानक से मुझे याद आया तो मैं साफ करने आया, तभी तुम्हारी पायल की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि तुम आ रही हो, कहीं तुम्हें कांच लग ना जाए, इसके लिए मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं भी ना खामखा शक करती हूँ तुम पे। मेघा को सुमित की ऐसी कई हरकतों से शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने फोन में वीडियो देखकर बहुत हंस रहा होता है। तभी वहाँ मेघा आती है। अरे सुमित, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या सुन लिया? तुम्हारी हंसने की आवाज तो बाहर तक आ रही है, मुझे भी बताओ। अरे ये वीडियो ना देखने के बाद ना मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। इसमें जो व्हाइट कुत्ता है ना वो बहुत फनी है। सुमित, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम देख सकते हो पर अंधे होने का नाटक कर रहे हो? तुमने ये वीडियो देखी, लेकिन तुम तो अंधे हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। वो मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ ना तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार अपने आप को अंधा ना समझना भी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इमेजिन करके ना समझ लेता हूँ कि वीडियो में क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, और समझने के बाद मुझे वो देख के हंसी आ जाती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह अंधा ही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। सुमित की बातों को मेघा
सुन तो लेती है लेकिन विश्वास नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद सुमित घर पर नहीं होता तो उसकी माँ जानकी गांव से आती है। जानकी सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मेघा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसका मतलब अब तक जो मेरा शक था वो सही है। सुमित अंधे नहीं है, लेकिन वो अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे ये चीज छुपाई। मेघा को काफी बुरा लगता है और अब वो सुमित के घर आने का इंतजार कर रही थी। सुमित घर आता है तो अपनी माँ को देखकर खुश होता है। अरे माँ, आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैंने तो बताया ही नहीं कि माँ यहाँ आई है, और ना ही माँ ने कुछ बोला, तो तुम्हें कैसे पता चला कि माँ यहाँ आई है? इसका मतलब तुम देख सकते हो। मेघा, वो बात ये कि मेघा वो। अब तो सच बोलो, मुझे माँ जी ने सब कुछ बता दिया है। तुम कोई अंधे नहीं हो, तुम देख सकते हो। मेघा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आज तक की सारी बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने झूठ कहा, वो भी इसलिए ताकि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने ये झूठ कहा कि मैं अंधा हूँ। मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम मेरे लिए अंधे बनने का नाटक करने लगे। मेघा अब सुमित को माफ कर देती है और अब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। विमला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी। विमला का परिवार पूरा भरा परिवार था, जिसमें विमला की बहू, बेटा, पति सब थे। एक रोज हॉल में बैठी विमला अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, जब भी तू खाना बनाती है तो अपने पापा जी के लिए पहले खाना निकाल दिया कर, वो घर के बड़े हैं। जी माँ जी, लेकिन उनके लिए पहले क्यों खाना निकाल दूं? बाद में भी तो वही खाना होगा ना, कोई बदल थोड़ी ही जाएगा। बहू, तू जानती नहीं अपने ससुर को, बहुत गुस्से वाले हैं वो। उनसे कोई उल्टा बोले तो घर में ही मारपीट करने लगते हैं। इस बात से तो सुनीता वाकिफ हो जाती है कि उसका ससुर बहुत गुस्से वाला है, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, और किसी ने कुछ बोला भी तो वो उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। एक रोज विमला की सबसे खास दोस्त और पड़ोसन कांता विमला के घर आती है। सुन विमला, आज मैंने जो अपनी आँखों से देखा है उस पर विश्वास करना तेरे लिए भी नामुमकिन है, लेकिन वो सच है। बोल ना, ऐसी क्या बात है और तू ऐसे क्यों बोल रही है जैसे बात कुछ गड़बड़ करने वाली है? आज मैंने भैया को देखा। एक 15 साल का लड़का मार्केट में पापा पापा कह रहा था और भैया भी उसे कह रहे बेटे जिद नहीं करते, शायद कुछ दिला रहे थे। कांता, मुझे पता है तू मेरी कितनी अच्छी और पुरानी सहेली है, लेकिन मेरे उनके ऊपर तू ऐसे झूठे आरोप ना लगा। वो तो दिल के थोड़े गुस्से वाले हैं, पर ऐसा काम नहीं करेंगे। तू मुझ पर विश्वास कर, उनके साथ एक औरत भी थी, वो जवान थी और सुंदर भी। तो तू ये कहना चाह रही है कि मेरे मर्द का कहीं और चक्कर चल रहा है? मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। वो ऐसे है ही नहीं। कांता और विमला की ये बातें बहादुर भी सुन लेता है, लेकिन विमला की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पति बहादुर से ये पूछे कि आखिर कांता ने जिस बच्चे और औरत को बहादुर के साथ देखा था वो कौन थे। देर रात सबके सो जाने के बाद बहादुर जैसे ही बिस्तर से उठता है वैसे ही विमला की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका पति तो घर का गेट खोल कांता के घर गया है, और वो कांता के घर में जाकर कांता और उसके पति से कहता है, अबे शाम के बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी पत्नी कांता को जरा संभाल के रख। अरे हमारी पत्नी विमला की दोस्त बन कर उसको झूठी झूठी बातें बताती रहती है और वो के बातों में आ जाती है और हमारे घर में आग लग जाती है। अरे हम सोचते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, लेकिन जो तुम्हारे जोरू है ना, उनको हमारे घर में शांति लगता है पसंद नहीं आती, और वो नहीं चाहती हमारे घर में शांति रहे। अरे उनको बोल दे कि दूसरे के मामले से तनिक दूर रहा करे, वरना राज तो बेटवा तेरा भी है हमारे पास, हम बता देंगे तेरे जोरू को। इसलिए कह रहा हूँ अपनी पत्नी को थोड़ा लगाम से रख। अरे साहब, आप तो बुरा मान गए। कल से न इसका आपके घर आना जाना ना थोड़ा कम करवा देता हूँ। वैसे भी आजकल बहुत जाने लगी आपके घर। अरे जैसा सही लगा वैसा ही कर, लेकिन ये सब दोबारा सुनने को ना मिले मुझे, वरना सोच ले तुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। ये बातें खिड़की के जरिए बाहर से विमला सुन लेती है। उस वक्त तो वापस आकर वो सो भी जाती है, लेकिन सोते हुए वो सोच रही होती है, हो न हो कांता सही कह रही हो, लेकिन ये ऐसा कर कैसे सकते हैं? या फिर कांता की नजरों को धोखा हुआ हो?
अगले दिन सुबह विमला जैसे ही बहादुर के लिए खाना लेकर आती है, वैसे ही कांता आती है और विमला से कहती है, विमला, मुझे लगता है मैंने गलती से देख लिया था सब। अरे क्या सब देख लिया तुमने? तनिक हमका भी बताओ। वो हमारी बात है, ऐसे ही कुछ। बस विमला, यही कहने आई थी। ये बोलकर कांता जाने को होती है कि तभी एक 15 साल का बच्चा लिए एक सुंदर सी औरत एंट्री लेती है, जो और कोई नहीं विमला की सोतन और बहादुर की दूसरी पत्नी थी, जिसे देखकर सुनीता कहती है, अरे अरे आंटी जी, कहाँ घुसी चली आ रही हो घर में? ये तो वही है जिसे मैंने कल देखा था। विमला को देखकर शांति उससे पूछती है, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी सौतन रिश्ते में, पर हम बहनों की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर बहादुर खांसने लगता है। तभी शांति बोलती है, अरे आप तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे हो हमारा, आप तो बस खासे जा रहे हो। अरे अरे कौन हो तुम? मैं आपकी वैलिड वाइफ और ये आपका बच्चा। जी, ये क्या कह रही है? आपने इससे शादी की है? मैंने कहा था ना तुझे, मैंने भैया को देखा था एक औरत और बच्चे के साथ। पापा जी, आपने इस उम्र में शादी की है जब आपके नाती पोते बड़े हो रहे हैं, इस बच्चे के बराबर हो रहे हैं। अरे 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 हम तो इको जानते भी नहीं। अरे बाहर निकालो इको। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हमारी शादी का प्रूफ है, जो हमने साथ में फोटोज ली थी, और कोर्ट मैरिज के कागज भी हैं। अगर इस पर भी किसी को विश्वास नहीं है तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। अब आप ही बताएं कि ये सच है या नहीं। अरे वो क्या है ना, एगो मजबूरी में हमको इसे शादी करनी पड़ी। और मुझसे कौन सी मजबूरी में शादी करी थी फिर? इस बात को लेकर घर में मानो एक तूफान ने दस्तक दी हो। अगले ही दिन से सुनीता पर दोनों सासें अपने अपने काम को लेकर हुक्म जमाने लगी, जिसमें विमला जैसे ही सुनीता को चाय बनाने को बोलकर जाती, वैसे ही शांति आती और सुनीता से कहती, बहू मेरे लिए और घर वालों के लिए कॉफी बना दे। पर माँ जी ने चाय बनाने को बोला है सबके लिए। पर अब मैंने तुझे कहा है ना, सबके लिए कॉफी ही बनेगी। विमला सुनीता को चाय बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन शांति कॉफी बनवा देती है। और जब सबको कॉफी मिलती है तो चाय पीने वाले सुनीता को सुनाने लगते हैं। लेकिन सुनीता भी क्या कर सकती थी, वो तो इस सौतन की लड़ाई में फंस चुकी थी। एक रोज जैसे ही सुनीता विमला के कपड़े धोकर निकलती है, वैसे ही शांति अपने बहुत सारे कपड़े लाकर सुनीता को दे देती है। बहू इसे भी धोना है। क्यों माँ जी? अब मैं नहीं धोने वाली कपड़े। क्यों नहीं धोएगी, जबकि तू अभी कपड़े ही धो रही है? क्योंकि वो मेरे कपड़े हैं, इसलिए वो तेरे कपड़े नहीं धोएगी। क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब रोज रोज दो सासों के ताने और उनका काम करके बेचारी सुनीता का बहुत बुरा हाल हो जाता है, और वो पूरे पूरे दिन काम करती रह जाती थी। ऐसे में एक रोज कांता के साथ बैठकर बातें कर रही सुनीता कांता से कहती है, कांता आंटी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपने सासों से, काम और ताने सुन सुनकर। अब आप ही कुछ बताओ ना। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ अपनी प्यारी विमला सहेली को ऐसे देखकर। हमें ही इसके बारे में पता लगाना होगा क्या कैसे है। अगले दिन कांता विमला के घर आती है और सुनीता से कहती है, बहू सुन, सब्जी लेने नहीं चलेगी? तूने कहा था साथ चलना है, इसीलिए ही बुलाने आई हूँ। सब्जी लेने के बहाने कांता के साथ सुनीता शांति का पता लगाने निकल पड़ती है, जहां वो दोनों शांति के आईडी प्रूफ के जरिए शांति के मोहल्ले तक पहुंचते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि शांति पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पने के लिए अब तक कई शादी कर चुकी है, और वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती थी। अब जब सुनीता और कांता शांति के एड्रेस पर पहुंचती है तो उन्हें शांति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। हालांकि ये बात पता करके कांता और सुनीता घर आ जाते हैं। अगले दिन सुनीता के घर पुलिस आती है और वो सुनीता से कुछ बातें कर रही होती है। तभी पुलिस को देखकर शांति भागने लगती है और वो गिर जाती है। ये देखकर सुनीता शांति से कहती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तभी शांति को मुंह छुपाता देख पुलिस ऑफिसर शांति से कहता है, मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा है। देखा होगा कहीं, लेकिन मेरी शक्ल इतनी भी अनजानी नहीं है। अच्छा, आप तो वही हो ना जिसे ब्लैकमेलिंग के लिए पकड़ा था? जी मुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे आप तो बहुत फनी हो। और हम आपको एक बार फिर फ्रॉड सबूत और ब्लैकमेलिंग के जुल्म में अंदर करते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, बल्कि इसने ही मुझसे शादी की है।
अरे देखो तो, अरे शक्ल कितनी सुंदर है, लेकिन जुबान देखो कितना झूठ बोलती है। अरे सर, हम आपको सच बताते हैं, ये झूठ बोल रही है और ये हमको ब्लैकमेल की, और हम अपने घर वालों को सच बता पाते उससे पहले ही हमने घर आ पहुंची। ऐसे सुनीता और कांता की होशियारी की वजह से सुनीता अपनी एक सास से छुटकारा पा लेती है, और दूसरी सास तो पहले से ही शरीफ थी। वो तो अपने सौतन को देखकर रंग बदल रही थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से बहादुर भी सुधर जाता है और वो अपनी बहू सुनीता का शुक्रगुजार करता है, और उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है कि वो शांति की बातों और खूबसूरती में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को उसके साथ इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा था। सीमा के घर में उसकी ननद की शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। सीमा भी अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अरे कोमल, ये देखो लहंगा, और देखकर बताओ कैसा लग रहा है। भाभी, ऐसे लहंगे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैं अपने लिए लहंगा खुद ही देख लूंगी। आप तो वैसे भी मेरे लिए कोई सस्ता सा लहंगा देख रही होगी। अरे सीमा, तू अपनी ननद के लिए जितना कर रही है शायद ही कोई इतना कर पाता। ये तो मेरा फर्ज है रजनी काकी, लेकिन कोमल को लगता है मैं उसके लिए जो भी फैसले ले रही हूँ वो सब गलत है, या फिर मैं उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। अरे तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है, ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही है नोक-झोंक वाला, और तू तो जानती है ना कि माँ के बिना कोमल कैसे रह रही है। हाँ रजनी काकी, ये तो आप सच कह रही हो। घर में शादी की शॉपिंग लगातार हो रही थी। सब कुछ फाइनल हो चुका था, बस अब इंतजार था तो कोमल की शादी का, और वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब कोमल की शादी कर दी जाती है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर माँ होती तो आज मुझे गले लगाकर कहती कि तू मेरे लिए कभी भी पराई नहीं हुई है। रोते नहीं कोमल, अब भी तेरा ये घर पराया नहीं हुआ है। तू बहुत खुश नसीब है कि तुझे सीमा जैसी भाभी मिली। हाँ कोमल, तुम्हारे भैया एकदम सही कह रहे हैं। ये घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं हुआ है, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। कोमल अब जब विदा होकर अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास सरला कोमल से कहती है, आज मैं आखिर सास बन ही गई। आओ बहू, अंदर आओ। अरे तुम्हें तुम्हारी माँ ने इतने भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि बड़ों के पैर कैसे छूना है। अरे रहने दे बेटा, बिन माँ की बेटी है, इससे क्या ही उम्मीद करना। ये लो, इनका तो अभी से ही सास बहू और शादी शुरू हो गया, लेकिन अभी तो मैं भी इनके साथ इनके मेहमानों का लिहाज कर रही हूँ। एक बार मुझे अपने किरदार में आ जाने दो, उसके बाद इन दोनों माँ बेटों का मैंने मोई मोई ना किया ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। कोमल का ससुराल में पहला दिन था और कोमल को सब देखने भी आ रहे थे। दूसरी तरफ सीमा देर शाम सबके लिए चाय बना रही होती है। तभी सीमा की पड़ोसन रजनी का आना होता है। घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बेटियां होती हैं इतनी चंचल कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है। सही कह रही हो आप रजनी काकी, लेकिन मुझे जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है ना, वो ये है कि आखिर कोमल खाना कैसे बनाएगी। उसे तो रजनी काकी कुछ भी बनाना नहीं आता है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उसने तो आज तक अपनी माँ के होते हुए भी या तेरे होते हुए अपने खाने के बर्तन तक नहीं धोए। ना जाने वहाँ कैसे काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ही ना। सीमा को अपनी ननद की काफी चिंता हो रही थी कि आखिर वो घर के काम कैसे करेगी, खाना कैसे बनाएगी। लेकिन इधर कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तू कुछ ऐसा बना जिसे खाकर बस मजा ही आ जाए। माँ जी, आज तक मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है जिसे खाकर किसी को भी मजा आया हो, तो आप भी मुझसे ये उम्मीद मत ही लगाओ कि मैं आपको अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाकर खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्या बोली बहू, तुझे खाना ही बनाने को नहीं आता? लेकिन तेरे बायोडाटा में तो ये लिखा था कि तुझे हर तरह का खाना बनाना आता है और खाना बनाना तेरा शौक है। अरे माँ जी, आपने अब तक अपने इतने बच्चों की शादी की है, फिर भी आप बायोडाटा पर विश्वास करती है। अरे ऐसे तो आपने भी अपने बेटे के बायोडाटा में लिखा था कि म्यूजिक इनकी हॉबी है, लेकिन जब मैंने इन्हें गाने को कहा तो मेरी कानों से खून निकलने वाला था, पर मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए इन्हें रुकने को कहा। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे की आवाज ऊंट जैसी है। माँ जी,
कोई शक हो ना तो खुद ही सुन लो। हे राम राम, इस औरत की जुबान कितनी चलती है। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या क्या बोल दिया इसने। ये क्या तमीज है मेरी माँ से बात करने की? कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ से अगर तुम्हें बात करनी है तो थोड़ा तमीज में रहकर बात करना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कोमल अपने ससुराल में पहले दिन ही इतना सब कुछ सुन चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे ही अब अगले रोज सुबह सुबह सरला अपनी बहू कोमल को खूब सुनाती है। रवि, तू इसे इसके मायके छोड़कर आ। जब इसे खाना बनाना ही नहीं आता तो इसके भाई भाभी ने इसकी शादी ही क्यों करवाई? क्या सारी उम्र हम ही इसे खिलाते रहेंगे? माँ से फिर से बहस कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है तुम माँ के सामने अपनी कैंची जैसी जुबान नहीं चलाया करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना कुछ समझे और जाने मुझ पर थप्पड़ जड़ दोगे। कोमल, रवि और सरला में अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। तभी सरला कोमल के भाई और भाभी को फोन लगाकर कहती है। कुछ समय बाद ही कोमल की भाभी सीमा और भाई राजीव कोमल के ससुराल भी पहुंच जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। कोमल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। माँ जी मुझे समझ ही नहीं रही है। आज मेरी पहली रसोई थी और इनका बेटा मुझ पर बात बात पर हाथ उठा रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने मेरी ननद के साथ? ये क्या तरीका है? आज शादी के 2 दिन भी नहीं बीते और आप लोग की मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठा चुके हो। अरे तो अगर तुम्हारी फूल सी ननद को कुछ आएगा ही नहीं तो क्या हम इसकी औरतें उतारते फिरेंगे? आप गलत बोल रही हैं। मैं आपसे बहुत तमीज से और इज्जत से बात कर रही हूँ और आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हो। सरला तो सीमा से लड़ ही रही होती है, लेकिन रवि भी सीमा को धमकाते हुए कहता है। देखिए भाभी जी, अगर आपको लगता है कि इन 2 दिनों में ही हमने आपकी लड़की को परेशान कर दिया है तो आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। जी ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग जो हमें अपनी बेटी के साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं ना, उसके जाने के साथ आप लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सरला जब सीमा के मुंह से ये सुनती है तो वो सीमा से कहती है। देखो बेटा, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं तो बस ये कह रही थी बहू को कि पहली रसोई का खाना बना ले, जो भी तुझे आता है। और बातों ही बातों में बहस होने लगी। ये घर का मामला है, घर तक ही रहे तो अच्छा है। चल बहू, तू जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर और आप लोग आइए बैठिए, बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाइएगा। अच्छा जी, बड़ी जल्दी बदल गई आप तो। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया ना। माँ, आपको इन लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करने दीजिए जो करना है। जो हम चाहते हैं, अगर वो नहीं किया तो आधी उम्र तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सरला समझ गई थी कि अभी नई नई शादी है। ज्यादा बवाल किया तो कोमल के भाई और भाभी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। अब सीमा अपनी ननद कोमल के साथ किचन में जाकर उसकी हेल्प करवाती है और अपनी ननद के उसकी पहली रसोई की रस्मों को पूरा करवाती है। किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहू कुछ दिन अपने मायके में रहकर खाना बनाना और काम करना सीख ले। जी बिल्कुल, कोमल कुछ दिनों के लिए घर चलेगी और वहाँ रहकर घर के काम सीखेगी। हाँ भाभी, मैं भी कुछ समय के लिए घर जाना चाहती हूँ। सीमा अपनी ननद की पहली रसोई करवाने के बाद ही उसे अपने साथ घर ले आती है और कुछ दिन रखकर उसे घर के काम, खाना बनाना सब कुछ सिखाती है।